हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने टेंस को डिस्कस किया था कि टेंस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं और उसके बाद जो 3 प्रकार होते हैं प्रत्येक के 4-4 पार्ट्स और हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से टोटल टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। उन 12 भी टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं एक एक करके बहुत ही डिटेल में, बहुत बेसिक तरीके से, जीरो लेवल से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे और स्मॉलेस्ट सबसे छोटे वाक्य से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ा वाक्य हम ट्रांसलेट करेंगे। इन वीडियोज़ के माध्यम से हम ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे जहां आपने कभी भी किसी किताब से नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, है ना। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इंडेफिनिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम वर्ब को लेकर के बात कर लेते हैं ना। वर्ब जो होती हैं, हो सकता है तुमने अब तक वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ी हो, B1, B2, B3, लेकिन वर्ब की आज समझ लो 5 फॉर्म्स होती हैं। B1 होता है एक, B2 होता है, B3 होता है, एक B4 होता है वर्ब की 4th फॉर्म, और एक B5 होता है, ठीक है। हो सकता है इससे पहले आपने नहीं देखा हो, पहली बार देख रहे हो, है ना। और यदि देखा है तो अच्छी बात है ना भाई, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने लिखा गो, गो की 2nd फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, और 3rd फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। और 4th फॉर्म जो होती है जब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, जिसको आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 5th फॉर्म होती है जब हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं, यानी कह सकते हैं इसे आईएनजी फॉर्म के नाम से भी दिया होता है कुछ बुक्स में, ठीक है। इसे एस या ईएस फॉर्म्स के नाम से भी दिया होता है। यानी कहने का मतलब जो है वो हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, ये समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ऐसे एस जोड़ दिया जाता है तो V5 बन जाता है। और ये समझना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इंडेफिनिट में हम V5 का यूज पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करते हैं, अर्थात V5 लगाते हैं। और वहाँ हम जब डायरेक्टली V5 बोलेंगे तो आपको हो सकता था एकदम अजीब सा लगता, तो इसलिए हमने पहले ही इसे क्लियर करना उचित समझा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, वर्ब की 5th फॉर्म होती है, ठीक है, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या होता है, बहुत ही इजीली इंटरेस्ट के साथ एकदम मस्त तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आता है। अब यहाँ पर समझेंगे, जब भी हम टेंस को पढ़ेंगे, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे इसमें 3-4 प्रकार के हम वाक्य पढ़ेंगे। एक तो हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हम नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, और चौथा हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव किसी बुक में नहीं दिया है, बस समझ लेना है कि जब इंटेरोगेटिव वाक्य दिया हो और उसमें नहीं शब्द भी आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होने वाले होते हैं और एक जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। इसको एस नो टाइप कहते हैं, ठीक है, और इसको WS टाइप कहते हैं। ये हम चीज़ें क्लियर करेंगे जब हम टॉपिक पर आएंगे तब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट अफर्मेटिव का रहेगा, ठीक है। और अफर्मेटिव का पॉइंट लिखें हम, उससे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है वो क्या होती है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की हम बात करें, है ना, तो इसकी पहचान हमने कल लिखाई थी, ठीक है। तो पहचान आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्या होती है पहचान, ता है,
ठीक है। अब इंडेफिनिट की ही बात चल रही है तो ता है में लिखना है, ठीक है। ता है जैसे ती है, ठीक है, ते है, ता है, ती है, ते है, यानी ये हमारे वर्ड्स वाक्यों के अंत में आते हैं। दूसरा एक इसकी विशेषता ये भी होती है, भाव जो होता है ना, सेंस जो रहता है इसका भाव, इसको जरा बहुत गौर से समझना है। कार्य एक लंबे समय से चलता चला आ रहा होता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो ये समय कोई है, जैसे हमने बोला विद्यालय, हम विद्यालय जाते हैं, या राम किताब पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है। इसका मतलब ये है कि राम विद्यालय कल भी गया था, उससे पहले भी गया था, उससे पहले भी गया था, आज भी गया था, कल भी जाएगा। यानी प्रतिदिन वो विद्यालय जाता है, इस तरीके से वाक्य दिया हुआ। यानी सेंस जो रहेगा प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, ठीक है, यानी काम होने की सेंस रहता है। यानी कहने का मतलब है इसमें कार्य एग्जैक्ट उसी टाइम कंटिन्यू नहीं होता है, यानी पिछले समय से कार्य जारी था, यानी चलता चला आ रहा होता है। और कहने का मतलब नहीं उसी टाइम जारी नहीं, जैसे हमने बोला राम विद्यालय जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कल भी गया था विद्यालय, उससे पहले भी गया, और आज भी, और आने वाले कल भी। यानी उसका ये विद्यालय जाने का जो रूटीन है वो डेली का है, प्रतिदिन का है। और ये रूटीन, काम करने का जो रूटीन होता है वो या तो प्रतिदिन का होगा, प्रति सप्ताह का होगा, साप्ताहिक, या प्रति माह का होगा, है ना, हो सकता है प्रति 2 सप्ताह बाद, ठीक है, प्रति 2 घंटे बाद। ऐसा काम करने का जो रूटीन होता है वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस रहता है, ठीक है। और इतने डीपली यदि नहीं समझ में आता तो ये ध्यान रखना है, ता है, ती है, ते है, वाक्य जो दिए होते हैं वाक्य के अंत में शब्द, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अफर्मेटिव समझेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है भाई। बिल्कुल ही बेसिक से हिंदी में भी लिख देते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जो कार्य के होने का बोध कराते हैं, सेंस देते हैं ऐसा कि काम होता है, चल रहा है, होगा, ठीक है, इस तरीके से। जिसमें नहीं शब्द दिया होता है वहाँ काम के न होने का सेंस होता है, वो नेगेटिव होते हैं, उसे नकारात्मक कहते हैं, ठीक है भाई। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वाक्य को चेंज करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो वो कौन से रूल्स होंगे। अब रूल्स को लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे। और एक बार इंडेफिनिट पढ़ लिया तो समझो सारे टेंस फिनिश अच्छे से। यहीं पर सबसे अधिक जो टाइम लगेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। इसके बाद के जो 12 से 11 जो टेंस हैं उनमें कोई टाइम नहीं, बिल्कुल इजी से बेसिक तरीके से यानी क्लियर हो जाए चीज़ें। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी हम ये नहीं चाहते हैं, हम अपना काम सिद्ध करना नहीं चाहते हैं कि हम बस वीडियो बनाएं, आप हमारी वीडियो देखो, आपको समझ में आए ना आए इससे मतलब नहीं, हमें सिखाना है अंग्रेजी तुम्हारे लिए। यानी कहने का मतलब है जब तक समझ में नहीं आया वीडियो देखना बेकार है, तुम्हारा पढ़ना बेकार है, और हमारा भी पढ़ाना बेकार है यदि आपको समझ में नहीं आया और हम तुम्हें समझा ना पाए तो, है ना, ये ध्यान रखना है। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, यानी वाक्य जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखो हमेशा, इंग्लिश में जब भी हम किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं, तो एसवीओ रूल होता है। एसवीओ, ये मान लो एक इंग्लिश का एसवीओ, कोई ऑफिसर से एसवीओ ऐसे मान के चलो, है ना, एक याद करने के लिए तरीके हैं भाई, है ना। ये एसवीओ, एस का मतलब यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, वी का मतलब होता है वर्ब, ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, इसको हम क्रिया कहेंगे, ठीक है भाई, और इसको हम कर्म कहते हैं। अब ध्यान रखना है जब भी हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है वर्ब 2 होती हैं, और 2 वर्ब कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को असिस्टेंट वर्ब भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया, और इसको क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया। बिल्कुल हिंदी में ऐसे मान के चलो, इससे सरल शायद ही किसी ने इतनी हिंदी तरीके से पढ़ाया होगा, है ना। तुमको ये लग भी नहीं रहा होगा कि हिंदी पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई, है ना। इतने
चीज़ों को मैच किया हमने, बड़ी डिजाइन किया है चीज़ों को इस तरीके से ताकि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है। बहुत ही मेहनत से यानी इन चीज़ों को हमने क्लियर किया था। जब टीचिंग स्टार्ट की थी हमने आज से लगभग 6 साल पहले, उस टाइम जब फर्स्ट टाइम टीचर बने थे, बड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस था, चीज़ों को समझाने का एकदम उत्साह होता था, जुनून होता था अंदर से, आज भी है, खैर कम नहीं है ना। तो यानी जब भी स्टूडेंट्स के सामने जाते थे ना, तो ये लगता था कुछ ऐसा करके जाए इसके माइंड में कि इसको लगे कि हाँ सर ने सिखाया था, है ना। तो वहाँ से ये चीज़ें खुद से उस टाइम पढ़ा करते थे, घर पर बड़ी मेहनत करके तब पढ़ाया करते थे, लेकिन बच्चों का एकदम रिजल्ट था एकदम बेहतर रिजल्ट रहा था स्टूडेंट्स का, और वहाँ से चीज़ें क्लियर हुई थी। बच्चों ने कमेंट किए थे, समझाया था मालिक कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, आपका पढ़ाया हुआ हर टॉपिक याद हो जाता है, पता नहीं चाहे कैसे पढ़ाते हो, हमें खुद अंदर से एक महसूस होता था कि चलो हम बेस्ट कर पा रहे हैं ना। हमारे प्रिंसिपल्स जो थे कॉलेज के, उन्होंने भी कहा सर बच्चे प्रशंसा करते हैं, अच्छा है ये, इस तरीके से। और वहाँ से चीज़ें क्लियर करते करते एक समय वो आया, विद्यार्थियों ने हमें मोटिवेटेड किया कि सर यूट्यूब पर पढ़ाओ, यूट्यूब पर पढ़ाओ, यूट्यूब पर आ जाओ, है ना। बहुत कहने के बाद हमने यूट्यूब स्टार्ट भी किया एक दिन, है ना, और स्टार्ट किया, फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल से जर्नी तैयार करते करते, है ना, चलते चलते इस मोड़ पर यहाँ तक आए, और यहाँ तक बच्चों की सहयोग से ही हमें जो भी आज यहाँ पर जो उपलब्धि है, जो भी है ना, वो उन्हीं विद्यार्थियों की कहने से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, और चीज़ें पसंद भी आई। तो ये निश्चित है कि चीज़ें क्लियर तो होंगी, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, नहीं समझना है चीज़ों को, ठीक है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं भाई, ये ध्यान रखना है, अभी समझ लो। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये वाक्य जब आएगा तब भी हम बताएंगे देखो ये होता है इनडायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट। अभी केवल समझ लो, यहाँ पर नहीं याद आता है तो केवल इतना याद रख लो, जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, सजीव कर्म, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, और जो निर्जीव होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, और ये क्रम में यही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी भी वाक्य को चेंज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो बेसिक सी बात यह है कि ऑब्जेक्ट तक ही रूल होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई रूल नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हो, उसके बाद वर्ब लिखा हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो, इनको क्रम से लिखा है तुमने, समझो तुम्हारा वाक्य सही है। इधर तो वाक्यांश आते हैं जो अदर वर्ड कहलाते हैं, है ना। वाक्यांश हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, जैसे कमरे में तो पहले मैं और फिर कमरा की अंग्रेजी लगाएंगे, इस तरीके से नहीं चेंज किया था। इन चीज़ों को ऐसे क्लियर करते हैं, तो इस तरीके से यानी ये अदर वर्ड चीज़ें क्लियर होती है। यहाँ तक का रूल होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर तुमने सही तरीके से लिखा है तो ये मान लो कि आपका ट्रांसलेशन है वो सही हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नहीं एसवीओ रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम अफर्मेटिव में बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका एक सिंपल सी एक ये रूल होता है कि जब भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, है ना, तो हमेशा ध्यान रखो मेरे भाई, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, कर्ता को हम पहचान करेंगे, है ना। कर्ता क्या होता है ये भी अभी हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यानी सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या फिर फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, B1 लिखेंगे या B5 लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर OW लिख लेते हैं अदर वर्ड, शेष जो भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे नोट कर लेना है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, हम B5 लगाएंगे। B5 बोले तो B1 प्लस S या ES, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES जोड़ देते हैं तो B5 होता है। नेक्स्ट लिखेंगे विद द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें SES का प्रयोग नहीं होता है। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है जब हमारा ये सब्जेक्ट जो होगा कर्ता होगा, ठीक है, यदि ये एक वचन है कर्ता, तो हम क्या करेंगे, क्रिया में SES लगाएंगे, ठीक है, अर्थात B5 का यूज करेंगे।
और जब यही कर्ता बहुवचन होगा यानी एक से अधिक होने का सेंस देगा तो हम क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वाक्य कैसे बनेगा? ठीक है, अब यहाँ पर एक विचार ये भी आता है विद्यार्थियों के मन में कि सर एस और ईएस जो होता है इस पार्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से चीज़ों को ध्यान रखना है। एस नॉर्मली हम किसी भी वर्ब में जो एक वचन कर्ता दिया हो तो एस लगाएंगे। ईएस कब लगाएंगे उसमें कंडीशंस ध्यान रखनी है, यानी जब वर्ब के अंत में, ठीक है लिख लेना है, जब वर्ब का लास्ट वर्ड या लास्ट लेटर, ठीक है लास्ट लेटर एस डबल एस, ठीक है एस एच सी एच एक्स या ओ दिया हो। ठीक है, जब वर्ब जो होती है ना क्रिया, उसका लास्ट लेटर जो हो क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, यानी ये दिए होंगे, तब हम क्या करेंगे वर्ब में ई एस को ऐड करेंगे एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्लो तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि दोबारा से दिक्कत ना होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ V5 आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ES कब आता है, S कब आता है, तो S नॉर्मली हम प्रत्येक में S लगाएंगे। ये कंडीशन से आती है, यानी S डबल एस 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 सी एच एक्स और O दिया होता है तो वहां पर हम ES ऐड करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट एक वचन का होगा तब। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब इसका जैसे रूल क्या होगा भाई, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, बस यही इसका रूल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना भी है। ठीक है भाई, अब इसके हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आज अफर्मेटिव समझने के बाद हम एग्जांपल्स पर बड़ा फोकस करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स कुछ नए प्रकार के मिलने वाले हैं, जहां से यानी अधिकांशतः टेंस तो होता है वही, लेकिन गलतियां होती हैं अंग्रेजी बनाने में, उसे इंग्लिश में चेंज करने में। ठीक है, जैसे हमने वाक्य लिखा, एक सिंपल सा वाक्य, बिल्कुल ही इजी वाक्य हमने लिखा, मोहन पत्र पढ़ता है। मोहन पत्र पढ़ता है, मान लो ये हमने वाक्य लिखा। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कर्ता क्या होता है ना, ये है आपका कर्ता। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कर्ता ही पता नहीं कर पाते हैं वाक्य में कर्ता क्या है। तो कर्ता होता है काम करने वाला, ठीक है, यानी या कार्य कह सकते हैं भाई, कार्य करने वाला। ठीक है, ये काम थोड़ा देश शब्द है, कार्य करने वाला यानी डूअर, इंग्लिश में से शब्द दें तो डूअर बोलेंगे। ठीक है, जो डूअर होता है ना, काम को करने वाला, वही करता होता है। इसको पता करने का भी तरीका होता है, क्रिया जो होती है हमेशा ध्यान रखो बाकी के लास्ट में दी होती है, क्रिया से ठीक पहले इस स्थान पर प्रश्न करेंगे कौन। ठीक है, कौन का, ठीक है, या किसने। ठीक है, किसने। ठीक है, कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो भी उत्तर में आएगा, ठीक है, जो आंसर में जो मिलेगा वही आपका क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, इतना बेसिक कहीं भी नहीं समझाया होगा कभी किसी ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, यानी जो भी काम करने वाला, हमने यहाँ पर लिखा मोहन पत्र पढ़ता है और यहाँ पर लगा दिया कौन पढ़ता है, उत्तर में मोहन। ठीक है, कौन पढ़ता है, उत्तर में क्या आएगा, मोहन, अर्थात मोहन जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, काम करने वाला कौन है, पत्र पढ़ने वाला कौन है, मोहन ही है ना, मोहन है सब्जेक्ट भाई, ये तो हमने पता कर लिया, इसमें मोहन सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं भाई, क्रिया पर, ठीक है, ठीक इसी जगह पर क्या का प्रश्न करेंगे। ठीक है, किसका प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए क्या, ठीक है, या किसे, क्या या किसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या या किसे का प्रश्न करेंगे और उत्तर में जो मिलेगा, आंसर में जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान करना है, गांठ बांध लो इस बात की। यहां पर हमने लिखा क्या पढ़ता है, उत्तर में क्या आया भाई, आंसर में
बुक पढ़ता है, किताब, पत्र पढ़ता है, सॉरी, ठीक है। तो पत्र, आंसर में क्या आ गया, पत्र। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और क्रिया हमें पता ही यही होती है, बस बना दो। बाकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है भाई, मोहन लिख दिया, ठीक है। मोहन, अब सिंगुलर है ना, मोहन। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब समझो, जो एक है सिंगल है तो सिंगुलर, और एक से अधिक जैसे हुआ, दो या दो से अधिक हुए प्लूरल है, ठीक है। तो मोहन अकेला ही है ना, तो मोहन एक वचन है, बताओ V5 लगेगा कि नहीं लगेगा। B5 का मतलब B1 में एस या ES, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना के लिए रीड, और रीड में एस लगा देंगे कि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, लेटर, तो अ लेटर लिख देंगे, मोहन रीड्स अ लेटर, ठीक है। ये आपका वाक्य होगा। अब इसी वाक्य को समझो, ये सबसे छोटा वाक्य है। लग रहा होगा सर इतने सिंपल से वाक्य आप सिखाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। बस ये सबसे सिंपल था, हम चाहते नहीं थे एकदम से, है ना, आसमान में उड़ना, है ना। पहला कदम जमीन पर, दूसरा सीढ़ियों पर, और धीमे धीमे आसमान पर वही व्यक्ति सक्सेस होता है जो इस क्रम से चलता है। जो अक्सर उड़ करके आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं, जंप करके छत पर जाने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर चोट खा करके जमीन पर गिरते हैं। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो स्मॉलेस्ट सबसे इजी था ये, बस कठिन क्या है वो तो हम दिखा देंगे तुम्हारे लिए, कठिन होता क्या है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। मोहन पत्र पढ़ता है, वाक्य हमने बना लिया। इसी वाक्य को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, है ना। हमने लिखा मोहन, इसी वाक्य से समझो, बड़े वाक्य देखकर डर लगता है ना, आज तुम्हें एहसास नहीं हुआ ये वाक्य इतना बड़ा हो जाएगा। यही वाक्य, यही वाक्य हमने लिखा, मोहन प्रतिदिन, मोहन प्रतिदिन पत्र पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या जुड़ गया, प्रतिदिन शब्द जुड़ गया, एक नया शब्द हो गया। इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, ठीक है। पढ़ता तो रीड, और इसमें लगा देंगे रीड्स एस, ठीक है। क्या पढ़ता है, अ लेटर, ठीक है। और प्रतिदिन के लिए डेली, मोहन रीड्स अ लेटर डेली, यही वाक्य है ना। इसी को थोड़ा और बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन प्रतिदिन कमरे में पत्र पढ़ता है, ठीक है। वाक्य बड़ा हुआ ना। अब क्या हो जाएगा, फिर सेम वही, इसमें क्या जुड़ा है, कमरे में और जुड़ गया, वाक्यांश आ गया जो फर्स्ट वीडियो में समझाया था ना। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे मोहन, ठीक है, एक वचन है तो रीड में रीड्स, ठीक है। क्या पढ़ता है, अ लेटर, ठीक है। मोहन रीड्स अ लेटर, ठीक है। कमरे में, तो पहले प्रीपोजिशन में की अंग्रेजी लगाओ इन, और फिर कमरे के लिए द रूम, ठीक है। ये हो जाएगा मोहन रीड्स अ लेटर इन द रूम, और प्रतिदिन के लिए डेली, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, इसे थोड़ा और बड़ा करेंगे तो यही वाक्य हो जाएगा। हमने लिखा मोहन प्रतिदिन अपने भाई के साथ कमरे में पत्र पढ़ता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखें मोहन, ठीक है, एक वचन है ना तो रीड, और इसमें लगा देंगे एस, रीड्स अ लेटर, मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन पत्र पढ़ता है कमरे में, ठीक है। ये वाक्यांश है ये, तो पहले मैं की अंग्रेजी इन, और फिर द रूम, ठीक है भाई। अपने भाई के साथ तो क्या हो जाएगा, के साथ के लिए विद, और अपने भाई के तो हिज ब्रदर, ठीक है, विद हिज ब्रदर, और प्रतिदिन के लिए डेली, ठीक है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यही वाक्य, बाकी एक ही है ना, देखो कैसे बढ़ता हुआ आया है। इसी तरीके से इससे और बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा मोहन प्रतिदिन अपने भाई के साथ अपने कमरे में
कमरे में अपना पत्र पढ़ता है, अपना पत्र पढ़ता है। ठीक है, बाकी बड़ा हो गया ना। मोहन प्रतिदिन अपने भाई के साथ अपने कमरे में अपना पत्र पढ़ता है। फिर इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन लिखेंगे सबसे पहले, मोहन, ठीक है, पढ़ता है तो पढ़ना के लिए रीड, और एक वचन है तो रीड्स। क्या पढ़ता है, अपना पत्र, तो रीड्स हिज लेटर, लेटर। ठीक है, अपने कमरे में तो इन हिज रूम। ठीक है, अपने भाई के साथ तो विद हिज ब्रदर। ठीक है, प्रतिदिन तो डेली। आया ना इंटरेस्ट, ये होता है। यानी अब समझो अंतर क्या है भाई वाक्य में, ये समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन प्रतिदिन पत्र पढ़ता है, मोहन रीड्स अ लेटर। मैच देखो, यही तो काम है ना, इस चीज को समझना है भाई। ठीक है, यहां से ऐसे समझ लिया तो समझो कभी भी गलतियां नहीं होंगी, चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। मोहन रीड्स अ लेटर, ठीक है, मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन रीड्स अ लेटर, और मोहन रीड्स हिज लेटर। ठीक है, अंतर क्या है भाई, ये तो सेम, इतना वाक्य सेम है। अब फिर बात क्या है, बड़े वाक्य में प्रॉब्लम क्या होती है, अंतर क्या होता है, प्रॉब्लम होती क्या है, ये समझो। अब नहीं होगी, इधर जो भी बढ़ रहा है तो मैं इधर ऐड करते जाना है। ठीक है, इधर यहाँ पर देखो प्रतिदिन कमरे में इधर बढ़ा ना, तुमने इधर और ऐड कर दो, इधर और बढ़े तुम उधर और बढ़ा दो, नो टेंशन, दिक्कत ही नहीं है कोई। ठीक है, इसी तरीके से होता है विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं। ठीक है, या विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। ठीक है, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो गो ओनली, यस नहीं। ठीक है, गो कहाँ जाते हैं, टू, स्थान का नाम दिया है तो टू आता है, स्थान का नाम न दिया हो तो टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, गो के बाद टू लगाएंगे, और स्थान क्या है, स्कूल। ठीक है, ठीक है, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। बस हो गया ट्रांसलेट। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को क्लियर करना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, है ना। हम चाहते हैं कि प्रत्येक वो बेसिक चीज़ हम आपको समझाएं, जहां आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, है ना, इमेजिन नहीं किया है, आपने कभी माइंड में सोचा नहीं है, उन सारी चीज़ों को हम आपके माइंड में डालें और आप उस चीज़ को रिसीव करो, बहुत अच्छे से सीखो चीज़ों को, है ना। आज इतना ही समझेंगे हम। एक दो वाक्य बोलते हैं, इनको आपको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाना है ना। जैसे हमने लिखा, राधा कमरे में नाचती है, नाचती है। ठीक है, एक वाक्य, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और कमेंट में लिखना है। दूसरा एक और वाक्य लिख लो। ठीक है, तुम अपने मित्रों के साथ, तुम अपने मित्रों के साथ अपने घर पर अपनी किताब पढ़ते हो। ठीक है, तुम अपने मित्रों के साथ अपने घर पर अपनी किताब पढ़ते हो, राधा कमरे में नाचती है, हम उसे प्यार करते हैं। ठीक है, इन 3 वाक्यों को ट्रांसलेट करके यानी कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट करना है। देखते हैं अगली वीडियो में उन बच्चों का नाम लेंगे, है ना, जिन बच्चों ने कमेंट किया होगा, हम नाम लेकर के आगे बताएंगे भी, और चीज़ों को फिर यदि कोई भी गलती होती है, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।